नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज देश भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के कीमतों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवीजी ने कल कहा था कि जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, जनता के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सत्ता के नशे में चूर सरकार सिर्फ अपना और अपने मित्रों का भला करने में लगी है। उसे न जनता के दुख दिखाई दे रहे हैं, न ही उसकी परेशानियों से उसे कोई सरोकार है। तेल की कीमतों में लगी आग के पीछे जो असल कारण है, उसे जनता अच्छे से समझ रही है। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि बार बार अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ देने से दामन पर लगे दाग धुलेंगे नहीं। जनता का भरोसा और विश्वास मोदी सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवीजी ने कहा कि अच्छे दिनों के झूठे जुमलों की कीमत जनता को ही चुकानी पड़ रही है। महंगाई को लेकर सरकार चाहे जो कारण बताए, लेकिन असल कारण देश का हर नागरिक जान रहा है। चुनावी नियंत्रण से मुक्त होते ही पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। देश की जनता महंगाई की भाजपाई क्रोनोलॉजी को समझ चुकी है। जनता को यह बात समझ नहीं आ रही कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम करीब 26 रुपए 42 पैसे तक घट चुके हैं, तो फिर क्यों देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की मार से आम आदमी की जिंदगी बेहाल हो गई है। श्रीनिवास ने कहा, लगातार बढ़ रही महंगाई के पीछे कोई और कारण नहीं, बल्कि सरकार का लालच ही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, महंगाई का आलम जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई अपना सितम ढा रही है और सरकार लगातार इस बात का हवाला दे रही है कि दरअसल ये डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार के हाथों में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, उसको लेकर के भी तमाम सारी चीजें कही जा रही हैं, तमाम सारी बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस मैदान पर उतर आई है, सड़कों पर उतर आई है और अब इसका विरोध कर रही है। कल जिस तरीके से कांग्रेस की युवा टीम ने विरोध प्रदर्शन किया और तमाम सारे बड़े बड़े आरोप लगाए गए केंद्र सरकार पर, और क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम की बात करें वो भी बढ़ चुके हैं 50 रुपए के करीब। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीएनजी के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहा है, उससे जरूरत की जो चीजें हैं वो बिल्कुल महंगी होती नजर आ रही हैं। चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर और चीजें हो, दवाइयां हो, सभी चीज महंगी होती नजर आ रही है। सरकारें बेशक युद्ध की तरफ कह रही है कि यूक्रेन और यूएस यूएस का युद्ध चल रहा है, ये इस तरीके रूस का, तो लगातार कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं दाम बढ़ रहे हैं। और कल जिस तरीके से युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया पेट्रोल मंत्रालय के बाहर, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो अपना ठीकरा जो है वो किसी और के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर युद्ध का नाम लिया जा रहा है, असल वजह यह है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को या फिर कहें पूंजीपति लोगों को ही फायदा देने के लिए इस तरीके की महंगाई की जा रही है। हम्म। पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी लगभग पेट्रोल पे 80 पैसे बढ़ाए गए हैं, डीजल पे भी 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब क्या है कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 101 रुपए हो चुका है। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है और लगातार कहीं ना कहीं इसका असर जो है जनता की जेब पर और रसोई पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बीवी से कैसे श्रीनिवासन ने कहा कि लगातार सरकार जो है वो जनता के लिए सोच नहीं रही है, जनता के लिए कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाई जा रही है। और जिस समय चुनाव थे उस समय सरकारों के हाथ में सब कुछ था, और जब चुनाव खत्म हो गए तो उसके बाद में सरकारों के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल कंपनियों को सिर्फ मुनाफा देने के लिए इस तरीके की महंगाई की जा रही है। और सरकार जो है बड़े बड़े वादे करके जो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर 4 राज्यों के अंदर जीत हासिल करी, वही राज्य अब जो परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम्म। उसके साथ साथ जो बाकी राज्य है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी जगह पर पेट्रोल के दाम जो है और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं जनता की जो जेब है वो कटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बीवी ने कहा कि लगातार जो अच्छे दिनों के जो वादे किए गए थे वो अच्छे दिन बहुत ज्यादा बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। लेकिन अब कांग्रेस को शायद ये इस बात का इल्म हो गया है क्या राजीव, कि दरअसल जनता के बीच में अगर अपनी पैठ बनानी है
तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और ऐसे में कांग्रेस क्या अब इस बात का एहसास कर पा रही क्या कि वास्तव में हमें जनता के मुद्दों को उठाने ही पड़ेंगे? क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती नहीं थी, एक आध बार देखने को मिली है। वो वही चीजें हुई कि सोशल मीडिया और उसके बाद कुछ चर्चाएं उस पर हो गई, अखबारों में ये तस्वीरें छप गई, उसके बाद फिर माहौल बिल्कुल शांत हो जाता था। केवल दिखाने के लिए कांग्रेसी या विपक्ष के दल के जो नेता थे वो सामने आते थे। अब क्या इन लोगों को इस बात का एहसास हो गया है? क्योंकि अब लगातार 31 तारीख से कांग्रेस एक मुहिम छेड़ने जा रही है और 7 अप्रैल तक 3 चरणों में महंगाई के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, और जिस तरीके से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर खुद कांग्रेस की जो बागडोर थी, जो जो उन्होंने प्रियंका गांधी ने संभाली थी, और जिसके लिए महिलाओं को आगे लेके आने के लिए कोशिश की गई थी, मगर जो 5 राज्यों के अंदर जो करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़े कर दिया। और यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को वाकई में ही अब लगने लगा है कि जमीनी मुद्दे, यानी कि जो लोगों के जो रियल परेशानी है उनको उठाना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक उन तक नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ फोटो के लिए थोड़ी से कहते हैं लोगों को इकट्ठा कर लिया, घंटे 2 घंटे का प्रदर्शन कर लिया, और उसके बाद में सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट कर लिया कि हम कार्यकर्ता हैं जो है, ये पर बड़े नेता जो है वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, मगर यहाँ जनता के बीच में जाना होगा। और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई मुक्त भारत जो अभियान का शुरुआत की गई है, जिसके लेकर 30 तारीख से, यानी कि आज से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए जनता के बीच में जाया जाएगा, जनता की आवाज उठाई जाएगी और लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने देरी जरूर की है, क्योंकि जब तक जनता के जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे जो हैं, वो जब तक नहीं उठाएंगे तो जनता उनसे दूरी बना के रखेगी। मगर यही चीज अब कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है, और इसीलिए अब जनता के बीच में जाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिलता नजर आ रहा जिससे जनता को महंगाई से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मगर जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 80 पैसे के करीब आज भी बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता वाकई में परेशान है, और जनता के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जनता यही सोचती नजर आ रही है कि सरकारें उनके लिए कुछ करेगी, मगर वो कब करेंगी उसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। और लगातार सरकार जो है वो सिर्फ पूंजीपति है, यानी कि पेट्रोल कंपनियों को ही फायदा दिया जा रहा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं दाम जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भारत के अंदर लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है, रसोई गैस के दाम है, एलपीजी के दाम है, सीएनजी के दाम है, वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध, सब्जी, कैसे दवाइयाँ, ये सभी चीजें जो है वो महंगी नजर होती रहती आ रही है जी। बिल्कुल, लेकिन एक तस्वीर और नजर आ रही है कि कांग्रेस धरना प्रदर्शन तो कर रही है महंगाई के खिलाफ, लेकिन क्या वास्तव में जनता कांग्रेस के समर्थन करेगी? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इससे मुकरा नहीं जा सकता है, और जनता इस बात को स्वीकारने के लिए शायद तैयार नहीं है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन दे रही है, इतना ज्यादा प्यार दे रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, और लगभग 5 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों के अंदर भाजपा की खुद की जीत हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन जरूर है। मगर उस समय की बात करें, जिस समय चुनाव था, उस समय पेट्रोल डीजल की जो मार थी, या फिर कहें रसोई गैस की मार थी, वो नहीं बढ़ रही थी। मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम्म। और अब 100 रुपए का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सोचिए आप, महंगाई का असर बिल्कुल जनता के ऊपर होता नजर आ रहा है। और जनता कहीं ना कहीं अब सरकारों से कुछ उम्मीद भी कर रही है, मगर वो उम्मीद कब पूरी होगी ये अभी किसी को भी नहीं पता। मगर कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि अगर सिर्फ जनता के बीच में नहीं जाएंगे और सिर्फ फोटो शूट किया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मगर यहाँ पर जनता के बीच में जाना होगा, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल कर दी गई है। और आज भी कहीं ना कहीं 7 अप्रैल तक, 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक जिस तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे, जनता के बीच में जाया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यही उम्मीद लगेगी कि जनता से जो दूरी थी वो खत्म होती नजर आ रही है, और सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी जी। वजह क्या मानी जाए राजीव की? जिस तरीके से हमने कहा कि लोगों का रुझान बावजूद इसके महंगाई के बढ़ने के कारण भी लोग ये कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, क्या वजह होती है? वो कौन सा मुद्दा होता है जो महंगाई पर हावी हो जाता है? महंगाई उसके आगे जनता को देखिए, नहीं बिल्कुल दिखती सही है। कहा।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महँगाई की, तो महँगाई को लेकर लगातार कहीं न कहीं सरकारों को कुछ जनता के लिए राहत देनी चाहिए थी, क्योंकि जनता ही चुनकर हर सरकार को लेके आती है, हर पार्टी को लेके आती है, जिसको मौका दिया जाता है, वो सीट पे बैठता है और कहीं न कहीं अपने लिए कार्य करता है, जनता हुँ, के बारे में नहीं सोचता। ये तमाम पार्टियों की तरफ से देखा देखा जाता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता के जो मुद्दे हैं, हुँ, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे रसोई गैस को लेकर हो, पेट्रोल को लेकर हो, डीज़ल को लेकर हो, एलपीजी को लेकर हो या फिर घर की और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेकर हो, उनको लिए कहीं न कहीं राहत चाहिए या फिर कहें थोड़ी बहुत इतनी राहत होनी चाहिए जिससे महँगाई की मार जो है उनके ऊपर नहीं पड़े। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जनता की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इनकम सोर्स की बात करें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लगभग 2.5 से 3 साल का समय हो चुका है और हुँ। लगभग उसके अंदर जो राहत मिलनी चाहिए थी, नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी युवाओं को, वो युवाओं को अभी तक नौकरियाँ नहीं मिली है, बिज़नेस नहीं मिले हैं, नो जो व्यापार है वो बिल्कुल ठप है। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं जनता के लिए राहत चाहिए और वो राहत कब मिलेगी अब सरकारों को तय करना होगा। जी। बिल्कुल, राजीव आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी-सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपने कहा कि कांग्रेस लगातार अब महंगाई के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी प्रदर्शन हुआ और 31 तारीख से लेकर के अब 7 तारीख तक लगातार होता भी रहेगा। आज कांग्रेस किन किन क्षेत्रों में दिल्ली में प्रदर्शन करेगी और क्या प्लान कर रखा है कांग्रेस की तरफ से? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज 30 तारीख है, तो 30 मार्च से लेकर लगातार 7 अप्रैल तक प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस यही कोशिश करेगी कि भाजपा को किसी तरीके से घेरा जाए और यहाँ तक कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो जनता के किसी भी मुद्दे की बात करें, महँगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल, डीज़ल के दाम जिस तरीके से रोज़ तेल कंपनियाँ बढ़ा रही हैं, उससे कहीं न कहीं जनता की परेशानियाँ बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। घर का जो बजट है, वो बिगड़ चुका है और सरकारों की तरफ से जो राहत होनी चाहिए थी बजट को लेकर या फिर कहें जनता के लिए सहायता होनी चाहिए थी, वो सहायता अभी तक जनता को नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार ज़मीनी मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि महँगाई को लेकर बार-बार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। पेट्रोल मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया जाता है और कल भी किया गया था इसी को लेकर। मगर लगातार कांग्रेस पार्टी अब ज़मीनी जो मुद्दे जो हैं, हुँ, यानी जनता के जो मुद्दे हैं, उनको बीच में जाना चाहती है, यहाँ तक हुँ, कि उनकी आवाज़ उठाना चाहती है और अब जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किए जाएगा, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का जो कह सकते हैं जनता के बीच में जो गैप था, वो कम होता हुआ नज़र आएगा और ज़मीनी मुद्दे उठाने के साथ-साथ कांग्रेस को कहीं न कहीं उम्मीद भी जगती नज़र आएगी, क्योंकि 2022 के जो चुनाव है निगम के, शायद उसके अंदर कहीं न कहीं वापसी होती ही नज़र आए। मगर जिस तरीके से ज़मीनी मुद्दे नहीं उठाए जाएँगे, हुँ, तो कांग्रेस और जनता के बीच में जो है, वो दूरी बनी रहेगी। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं अब जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और भाजपा को घेरा जाएगा, तो कहीं न कहीं भाजपा को भी समझ में आना चाहिए कि हुँ, जनता के लिए जब जब आए हैं सरकारों के अंदर, तो कहीं न कहीं जनता के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, हुँ। उनके लिए राय सहायता देनी होगी। मगर यहाँ पर सहायता के नाम पर सिर्फ़ कह सकते हैं आरोप-प्रत्यारोप किए जाते हैं और सिर्फ़ तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से महँगाई हो रही है, तेल कंपनियों के हाथ में है, सरकारों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मगर जब चुनाव आते हैं, तो वही चीज़ सरकारों के हाथ में होती है और दामों को रोक दिया जाता है। जी। हुँ। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो महँगाई के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, सरकार के कानों में जू रेंगी कि क्या? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी अगर लगातार प्रदर्शन करती है, लगातार जनता के मुद्दे उठाती है और लगातार कहीं न कहीं जनता के मुद्दों को लेकर, महँगाई को लेकर सरकार को घेरती है, तो ज़रूर फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। मगर अगर थोड़ी-सी देर के लिए यानी कि फ़ोटो शूट के हिसाब से कराया जाए या फिर हुँ, सोशल मीडिया पे अपने आप को कमेंट कर दिया, 4 कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए, 4 नेता खड़े हो गए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है सरकार को और ये सरकार यही चीज़ देखती है कि कांग्रेस पार्टी जो है, वो लगातार ज़मीनी मुद्दे नहीं उठाती है, सिर्फ़ फोटो शूट करती है जिसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिलता हुआ नज़र आता हुँ, है। अगर ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं और ज़मीनी मुद्दों के साथ-साथ जनता के बीच में जाते हैं, तो उसका असर ज़रूर देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं सरकार के ऊपर कोई न कहीं दबाव भी
भी बन सकता है। और चाहे वो टैक्स के रूप में राहत देने की कोशिश की जाए या फिर राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा जाए, राज्य सरकार अपनी तरफ से टैक्स कम कर सकती है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से टैक्स कम कर सकती है, मगर जनता को यहाँ पे इस समय कहीं ना कहीं सहायता चाहिए, राहत चाहिए। वो राहत सरकार किस तरीके से देगी, ये सरकार के ऊपर ही तय करता है। जी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष जो भी दल हैं वो जनता के मुद्दों को अगर जोर शोर से उठाती है तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग और दिल में दोनों जगह वो अपनी जगह बना पाएंगे ये विपक्षी दल। और अगर ऐसे ही लेकिन उठाते रहें। सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिल रही है राजीव कि कल ये जो प्रदर्शन किया गया, ये जहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की कार्यकर्ता जो है हाथों में सिलेंडर ले रखे हैं और वहीं पर गैस चूल्हा भी है, रोटी बनाती नजर आ रही हैं और अलाव भी जलाती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें महज यही 7 तारीख तक रहेंगी, क्योंकि चुनाव भी नगर निगम के हैं आप बता रहे हैं दिल्ली में। और आने वाले समय में केवल निगम के ही चुनाव क्यों, अलग अलग कई राज्यों में भी चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा भी बहुत दूर नहीं है। ऐसे में कांग्रेस देखिए के जो बिल्कुल कार्यकर्ताओं में ये जोश है, क्या ये जोश अनवरत लगातार आगे भी बना रहेगा, या फिर ये जिस तरीके से गैस सिलेंडर ये जला रहे हैं अभी, गैस फुस हो जाएगी आगे चल के इनकी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल पेट्रोल मंत्रालय के बाहर युवा कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि रसोई गैस के जो दाम है एकदम 50 रुपए बढ़ाए गए थे, उससे कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। रसोई गैस का ये जो इस्तेमाल किया गया, पेट्रोल मंत्रालय के बाहर चूल्हा जलाया गया, रोटी बनाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि महिलाओं को अब घर का जो गुजारा है वो नहीं कर पा रही है, रोटी नहीं बना पा रही है, क्योंकि रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो घर का जो बजट है उसकी वजह से वो बिगड़ चुका है। अगर यहाँ पर बात करें बच्चों के लिए रोटियां देने के लिए, तो बच्चों के लिए रोटियां का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महंगाई इस तरीके से बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा कांग्रेस का जो कह सकते हैं आवाज है वो उठती नजर आ रही है। जनता के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और हम्म आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जारी रहता है। और कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दे हर इलाके के अंदर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर बिल्कुल असर पड़ेगा, और सरकार शायद टैक्स के रूप में ही सही मगर जनता को कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो महंगाई की मार लगातार जनता झेल रही है, दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को पटियाला पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि पंजाब विश्वविद्यालय को कर्ज से मुक्त करा दूंगा, ताकि उत्तर भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी प्राचीन साख को फिर से हासिल कर सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को कर्ज मुक्त करने की गारंटी दी है। मान ने कहा कि उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली इस यूनिवर्सिटी का शान को बहाल किया जाएगा। वह मंगलवार को यूनिवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर हॉल में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। यहां पंजाबी फिल्म व टीवी एक्टर्स एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी तथा द्वारा 3 दिवसीय पंजाबी सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर विशाल शो करवाया जा रहा था। कार्यक्रम के आखिरी दिन मान ने कहा कि फंडों की कमी के कारण किसी भी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। आप सरकार की मुख्य प्राथमिकता विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाना है। उनके साथ पीयू के वीसी प्रोफेसर अरविंद मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस समय पीयू पर 150 करोड़ का कर्ज है। कई बारी इंडस्ट्री वाले भी कर्जे थले आ जाते हैं, कई आप लोन ते कार भी ले लेंगे। पर मैंने दुख इस गल का होया कि साडी विद्या भी करजाई है।
ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿੱਦਿਆ ਚੋਂ ਕੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ नहीं रहना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब पंजाब यूनिवर्सिटी पर जो कर्ज है उस कर्ज को यूनिवर्सिटी को कर्ज मुक्त बनाने का ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं भगवंत मान की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये दावे तो किए जा रहे हैं। क्या प्लान तैयार किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, और किन वजहों से ऐसे बड़े बड़े ये दावे, क्योंकि ना केवल पंजाब यूनिवर्सिटी पर कर्ज है बल्कि राज्य अपने आप को अगर राज्य पर ले लिया जाए तो लगातार सालों दर साल कर्ज बढ़ता गया राज्य पर भी। तो ये इतने बड़े बड़े जो दावे शुरुआती दौर से ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, क्या रूट प्लान तैयार किया होगा? की बात बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार या फिर कहें कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, पर वहीं अगर हम बात करें तो जब आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही थी तो जब लोगों से मौका मांग रही थी तब उन्होंने एक चीज सबसे पहले रखी थी, वो है पंजाब में एजुकेशन का स्तर सुधारने की। उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि हमारी मेन सब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन रहने वाली है। हम पंजाब के यूथ को सबसे अच्छी तरह ट्रेन करके पंजाब में ही रिटेन करने की कोशिश करेंगे, और उसी एक कड़ी में अगर हम कह सकते हैं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का कर्ज खत्म करना एक मेजर स्टेप रहेगा, क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है और वहां से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चे जाते हैं, और वहीं पे यूनिवर्सिटी का कर्ज होना काफी हद तक अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी के लिए एक दिक्कत का विषय बन रहा था। लगातार मदद मांगी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेट सरकार से, पर वो हेल्प नहीं हो पा रही फाइनेंशियल स्टेप के कारण। पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनका मोटो ही इसी तौर पे हम कहें कि पंजाब में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, टीचर्स के मसलों को हल करना, स्टूडेंट्स के मसलों को हल करना, एक मेजर अगर हम कहें कि उनका पॉइंट है जो उन्होंने सॉल्व करना है, तो उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी का कर्ज खत्म करने का जो फैसला है ये शायद पहले से ही रोड मैप में डिसाइड किया होगा। अगर हम कह सकते हैं कि आज जो कल की मेजर अनाउंसमेंट थी कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का कर्ज खत्म कर दिया जाएगा, फिर पंजाब सरकार जल्दी इसको हल करने का कोई तरीका निकाले। अब ये देखना होगा हल कैसे निकाला जाता है कि क्या पंजाबी यूनिवर्सिटी को सब्सिडी दी जाएगी या फिर लोन टेक ओवर कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम कहें कांग्रेस सरकार में भी लोन टेक ओवर की बात चल रही थी, पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार बदल गई तो आम आदमी पार्टी आ गई है। पर आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी स्टार्टिंग से ही एजुकेशन रही है, एजुकेशन से ही उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी का मोटो है कि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो खुद स्टेट्स के हालात सुधरेंगे। तो इसी कड़ी में पंजाबी यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने की, इसके साथ एक और बयान भी देते हुए नजर आए कि टीचर्स का जो मसला है, स्टूडेंट्स का जो मसला है, जो फैकल्टी का मसला है, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं भगवंत मान, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर पटियाला यूनिवर्सिटी के टीचर्स का और यूनिवर्सिटी का खुद का मसला सॉल्व हो जाता है तो एक मेजर बूस्ट मिलेगा एजुकेशन सेक्टर में, पंजाब के एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। जब कोई भी यूनिवर्सिटी डेट फ्री होती है तब उनके जो फाइनेंस होते हैं, जो पहले कर्ज उतारने में जा रहे थे, वो अब यूनिवर्सिटी अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकती है, स्टूडेंट को ज्यादा अच्छी फैकल्टी लाने के लिए कर सकती है, ज्यादा अच्छी इक्विपमेंट लाने के लिए कर सकती है, बच्चों को बाहर भेजने के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कर सकेगी। पर सवाल यही था कि जब तक डेट फ्री नहीं होते, पर जब डेट फ्री हो जाएंगे तब ये सब चीजें पॉसिबल है। और शायद यही चीज हाईलाइट करते हुए इस चीज को जो मेन कड़ी है, इस चीज को पकड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कदम उठाया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया और जल्दी कुछ दिनों में इसके लिए बकायदा रोड मैप भी इशू कर दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि रोड मैप कैसा है, क्या पंजाब सरकार पटियाला यूनिवर्सिटी का सारा कर्ज टेक ओवर करती है या फिर किसी तरह के कंसेशन या सैंक्शन दिए जाते हैं। अगर कोई कंसेशन दिया जाता है तो वो भी यूजफुल स्टेप हो सकता है, क्योंकि इससे पंजाब सरकार के ऊपर
बर्डन उतना नहीं पड़ेगा, पर अगर एक ओवर पूरा टेक ओवर करती है तब बर्डन पड़ सकता है। तो ये देखना होगा कि पंजाब सरकार ने क्या रोड मैप डिसाइड किया है, क्योंकि अब तक सिर्फ अनाउंसमेंट आई है, ये नहीं क्लियर हो पाया कि किस तरीके से इस कर्ज को खत्म किया जाएगा पंजाबी यूनिवर्सिटी में। अमित, पंजाब में इन दिनों जब से चंडीगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री आए उसके बाद से अब लगातार एक और सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि केंद्रीय सेवा नियमावली को लागू करने की बात कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि चंडीगढ़ में जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए। इस बात का लगातार पंजाब सरकार की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पुनर्गठन, पंजाब के पुनर्गठन के खिलाफ होगा। ऐसे में अब एक सियासी कहीं ना कहीं जो अब चुनाव तो खत्म हो गए हैं, चुनाव के दरमियान ये सियासी माहौल देखने को मिल रहा था, जो गर्माहट का माहौल पूरा था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से फिर एक बार स्थितियां वैसी ही नजर आ रही। दरअसल ये जो पूरी हलचल है, जो पूरी कवायद रची जा रही है किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हो, क्या वास्तव में क्योंकि पंजाब से सटे हुए राज्य का जिक्र करें तो चाहे उसका शिमला हिमाचल का जिक्र करें या फिर हरियाणा का जिक्र करें, क्योंकि दोनों जगह आने वाले समय में चुनाव है। अभी पहले हिमाचल में हो जाएंगे, उसके बाद हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी लगातार दोनों जगह सक्रियता बना रही है, तो ऐसे में क्या वजह यही हो सकती है क्या ताबड़तोड़ जो फैसले भी लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कई कई फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे, अगर आप देखें कि हम इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप लग रहा है। केंद्र सरकार बीबीएमपी का मसला अगर हम कहें उसको इलेक्शन से सीधे तौर पे कनेक्ट करके देखा जा सकता है, क्योंकि पंजाब में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक बहुत अहम चीज है और उसकी अगर हम कहें कहीं ना कहीं चेयरमैनशिप को लेकर सवाल खड़े किए थे तो एक मेजर मुद्दा है। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ का मसला हरियाणा और पंजाब के बीच एक टूल देने वाला सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चंडीगढ़ उनको मिल जाए। खुद पंजाब मांगता रहा है कि चंडीगढ़ हमें दे दीजिए, हरियाणा मांगता रहा है कि चंडीगढ़ आप हमें दे दीजिए, हम उसको सारा कारोबार करें। पर केंद्र सरकार की तरफ से यूटी स्पेशल यूटी का दर्जा दे के रखा गया है। पर ऐसे में कई चीजें होती है कि 60-40 रेशियो में, यहाँ पे 60% अगर हम कहें पंजाब की मर्जी चलती है और 40% अगर हम कहें कि हरियाणा के लोग की भर्ती है, तो 60-40 रेशियो स्प्लिट है। अगर हम बात करें पे स्केल्स की तो पे स्केल्स पंजाब का एक्सेप्ट होता है क्योंकि वो ज्यादा था और वो चंडीगढ़ के लोगों की मांग थी। पर इस बार अगर हम कहें कि जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सेंट्रल पे स्केल लागू करने की बात की गई तो इसका भी वजह है कि चंडीगढ़ के ही लोगों ने ये मांग की है, जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज है, जो टीचर्स है, उनकी तरफ से मांग की गई थी कि जब हम एक यूटी में है तो यूटी सेंटर्स के अंदर आती है और सेंटर पे स्केल यूटी में लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीधा एज फैक्टर की बात कर लेते हैं कि टीचर्स का कहना है कि जब वो पंजाब के रूल्स फॉलो करते तो इनकी रिटायरमेंट 58 है, पर क्योंकि अगर वो ड्यूटी में आते हैं और जो सेंटर के अंदर आते हैं इनकी रिटायरमेंट 60 होनी चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये सीधे तौर पे ये कहें कि बात उठी थी। अब बात ये है कि मुद्दा गर्मा क्यों गया? गर्मा इसलिए गया क्योंकि इश्यूज बहुत बड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब का इन्फ्लुएंस अगर चंडीगढ़ पे काफी होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पंजाब सरकार हम बात कर लें या फिर हम पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, उन सबको इन्फ्लुएंस कम होता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब के लिए चंडीगढ़ एक अहम, अगर हम सीधे तौर पे कहें तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ को अभी भी माना जाता है। चंडीगढ़ से ही अगर हम कहें पंजाब की मेन पॉलिटिक्स चलती है, सीधी बात है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोई बड़े फैसले होते हैं उसके लिए यहाँ पे होता है कैबिनेट मंत्रियों के यही हुआ, कैबिनेट मीटिंग यही होती है चंडीगढ़ में। तो ऐसे में अगर कैबिनेट के लिए माफ कीजिएगा अगर चंडीगढ़ पंजाब से अलग होता है तो एक बड़ा झटका पंजाब को लग सकता है। और शायद इसी चीज को ज्यादा तूल ना दे तो कोशिश की जा रही है कि मसले को सॉर्ट आउट किया जा सके। केंद्र सीधे तौर पर बोल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ पे स्केल लागू किया गया, उसके अलावा पंजाब के किसी राइट को नहीं छेड़ा गया। साथ साथ कल बीजेपी के सीनियर नेता सुभाष शर्मा से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पंजाब पे स्केल लागू होने से पहले चंडीगढ़ उससे पहले सेंटर पे स्केल लागू रहा है। ये चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज की मांग थी। जब सेंटर पे स्केल कम था और पंजाब का पे स्केल ज्यादा था कि तब पंजाब स्केल लगा दिया जाए, और तब पंजाब स्केल लगा दिया गया। तो अब वापस एम्प्लॉयज की ही मांग है कि आप सेंटर पे स्केल दें, तो इसलिए अब उनको इम्प्लीमेंट किया गया कि यहाँ पर केंद्र सरकार या हम कहें कि राज्य सरकार इनकी मर्जी नहीं थी, राज्य इनके कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि जो वर्कर्स हैं, जो हम कहें एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी है, उन सबकी डिमांड्स थी और उसको फॉलो किया गया। इसको किसी तरीके से पॉलिटिकली ना देखा जाए, पर क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी सरकार आई है तो इसको एक तरह से हम आम आदमी पार्टी के इन्फ्लुएंस के ऊपर असर देख सकते हैं। तो इसके और इसके साथ ही राजनीतिक हवा भी देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रही पहाड़ों की रानी शिमला को अच्छा स्थान दिलाने के लिए अब नगर निगम हीलिंग हिमालय संस्था की मदद लेगी और लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने के साथ ही घरों से कूड़ा उठा या नहीं इसके बारे में भी जानकारी लेगी। इसके लिए कॉल सेंटर संस्था द्वारा शहर में स्थापित किया जा रहा है। हजारों टन कूड़ा एकत्रित करने वाली हीलिंग हिमालय संस्था के सहयोग से नगर निगम शिमला लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। कंपनी ने ट्रायल के आधार पर लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया है और कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारी हर वार्ड के लोगों को फोन कर सफाई के बारे में पूछ भी रहे हैं। लोगों को बताया जाएगा कि सफाई न होने की स्थिति में वे स्वच्छता ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं। इस ऐप पर शिकायत करते ही 24 घंटे में सफाई कर दी जाएगी और इसके अलावा लोगों को गीला सूखा कचरा अलग रखने, सर्वेक्षण के दौरान नगर निगम की मदद करने, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने सुझाव देने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। हीलिंग हिमालय संस्था के संस्थापक प्रदीप सांगवान ने कहा है कि उनकी संस्था शिमला में पिछले 4 सालों से काम कर रही है और अब शहर में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगी और लोगों को जागरूक करने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है और स्वच्छता कॉलिंग के नाम से लोगों को कॉल की जा रही है और लोगों को जहां गीला सूखा कूड़े को लेकर जागरूक किया जाएगा, वहीं स्वच्छता ऐप के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हिस्सा लेने को लेकर प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉल सेंटर तैयार किया जा रहा है और ट्रायल के आधार पर कॉलिंग शुरू कर दी गई है। 1 सप्ताह के बाद रिव्यू किया जा रहा है कि किस तरह के लोगों की शिकायतें हैं। प्रदीप सांगवान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लोगों के फीडबैक का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे में लोगों को सफाई के साथ साथ सर्वेक्षण में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि शिमला शहर की स्वच्छता में रैंकिंग में सुधार हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, पहाड़ों की रानी नाम दिया गया है शिमला को और स्वच्छता के मामले में रैंकिंग जो घटती जा रही है, यानी ये रानी शब्द ही अपने में अपने खूबसूरती की पूरी व्याख्या कर देती है। बावजूद इसके लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शिमला को किस तरीके से स्वच्छ रखना है। जी योगेश, जैसा कि आपको बताया कि सर्वेक्षण जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें लगातार हिमाचल की राजधानी जो शिमला है वो पिछड़ती जा रही है। शिमला अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भी एक बड़ा नाम है, पर्यटन स्थल है और लगातार यहाँ पे फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है उसके कारण लगातार यहाँ पे सफाई व्यवस्था 24 घंटे यहाँ की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके देखा गया है कि शिमला की जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें तो सुधार नहीं हो पा रहा है, थोड़ा पिछड़ रही है। लेकिन वार्डों में अगर हम वार्ड्स की बात करें यहाँ पे तो वहाँ पे भी गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। हालांकि नगर निगम शिमला है जो बहुत कोशिशें की हैं साफ सफाई रखने की और लगातार गाड़ियां जो है सुबह और शाम वो बाजारों का जो है बाजारों में जाती हैं और जो भी वहाँ का कूड़ा और गीला और सूखा कूड़ा होता है वो अलग अलग लेकर आती है। इसमें देखने वाली बात ये भी है कि लोगों का कितना योगदान रहता है, क्योंकि हम शिकायत तो करते हैं कि हमारी जो राजधानी है, जो हमारी जो स्मार्ट सिटी है, हमारी पहाड़ों की रानी है, ये साफ नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, एमसी जो शिमला है वो सफाई नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा इसमें कितना योगदान रहता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करें, अगर हम इस वक्त वार्ड्स का मुआयना करने जाएं या वार्ड्स में जाएं तो आपको हर वार्ड में कूड़े के ढेर मिलेंगे और बहुत मतलब गंदगी की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। कई बार इतनी शर्मनाक स्थिति होती है कि
पर्यटक जो आपके आते हैं वो ये कहते हैं कि हम दूसरी बार शिमला का रुख नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है। इसी चीज को मतलब इसी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें सुधार के लिए शिमला लगातार हमारा साफ सुथरा रहे उसको बनाए रखने के लिए, सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नगर निगम शिमला है, उन्होंने एक जो हीलिंग हिमालय जो संस्था है उनके साथ टाई अप किया है। हीलिंग हिमालय संस्था लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती आई है और जो सफाई का जो क्षेत्र है उसमें लगातार पिछले 4 सालों से वो शिमला में सक्रिय है। इसलिए वो अब शिमला की जो वस्तुस्थिति है, जो शिमला की जो जरूरतें हैं, जो शिमला में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था की जरूरत है उसको अच्छे से समझती है। और अभी उन्होंने हाल ही में अभी कुछ दिनों हुए हैं जो उन्होंने काम शुरू किया, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शिमला हमें साफ सुथरा दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ और कि प्रदेश का अगर जिक्र करें तो सबसे पहला शहर ये था जिसको गार्बेज फ्री भी किया गया है। टीना, आपके पास आएंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ लगातार हिमाचल ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर बनी हुई हैं। टीना, हम जिक्र कर रहे थे गार्बेज फ्री शहर को लेकर के, जिस तरीके से कहा गया कि शिमला अब हो चला है और इसके साथ ही जो रैंकिंग आई थी और रैंकिंग में अन्य जो छोटे छोटे शहर हैं उनका अगर जिक्र करें तो वो भी शिमला से ऊपर थे, वो अच्छे पायदान पर थे। वो चाहे धर्मशाला का हम जिक्र कर ले या अन्य 7 से 8 जो छोटे छोटे शहर थे, ये सारे शहर जो है शिमला से अच्छे पायदान पर थे। तो ऐसे में क्या लगता है, हालांकि शिमला पर जब जिक्र किया गया नगर निगम को लेकर के, जब सवाल खड़े हुए तो नगर निगम के अधिकारियों ने भी क्या कोरोना का हवाला दे दिया और ये कहा गया कि अब आगे और कड़ी मेहनत की जाएगी और इस ठोस कदम को उठाया जाएगा कि जो स्थिति है, जो श्रेणी में गिरावट देखने को मिली है स्वच्छता अभियान में, उसको सुधारा जाएगा। तो अब क्या ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही तमाम सारे जो एनजीओ हैं वो भी इसमें सहयोग करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, नगर निगम की तरफ से क्या खास पहल किया जा रहा है, अगर केवल नगर निगम का जिक्र करें हम तो? जी, अगर नगर निगम की हम खास तौर पे बात करें तो अभी जो नगर निगम के 34 वार्ड थे अब 41 हो गए हुए हैं। तो इन सभी वार्ड्स में जो नगर निगम की तरफ से है, सुबह सुबह जो है हर वार्ड्स में जो है वो सफाई कर्मचारी जो भेजा जाता है वो घर घर से कूड़ा उठाता है। और इसी बात को लेकर लगातार लोगों में शिकायतें होती है कि किसी घर से वो कूड़ा उठाता है, किसी से नहीं उठाता है। इसी कारण लोगों की शिकायत रहती है कि जो हमारे वार्ड्स में जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं वो टाइमली जो कूड़ा उठाने वाला है वो आता नहीं है, कूड़ा उठा के लेके नहीं जाता है। इस कारण हमें जो है वो जो वार्ड में एक जगह जो बनी हुई है वहाँ पे हमें कूड़ा खुद ले जाना पड़ता है। और इस कारण ये भी कई बार देखने को मिला है कि कई बार 24-24 घंटे, कई बार 48-48 घंटे कूड़ा वैसी सड़कों पे पड़ा रहता है। उसमें कुत्ते और जो बंदर है वो वहां से गुजरने वाले लोगों को वहां से मुश्किल हो जाता है गुजरना। तो इसको देखते हुए नगर निगम शिमला ने तो एक जो अपनी तरफ से जो पहल शुरू की थी, गाड़ियों की व्यवस्था की है कि आप अपने घर से जो सफाई कर्मचारी है उनको थोड़ी दूरी पे लाना है, वहाँ पे गाड़ी नगर निगम की शिमला की आ जाती है। जो उसमें जो एक टाइमिंग है, जो सुबह के टाइम जो नगर निगम है हर वार्ड की सफाई करता है, हर वार्ड में अपने कर्मचारी भेजता है, जो सेफ सोसाइटी के जरिए जो सफाई कर्मचारी रखेंगे। हालांकि इसमें ये देखने को आया कि नगर निगम शिमला जो है वो हर कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहता है, क्योंकि कई बार जो ये सफाई कर्मचारी इनके साथ जो कभी वेतन की विसंगति हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं, कई कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठता है। तो शिमला को जो नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि नगर निगम जो शिमला के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे जो मेयर हैं, जो वहाँ पे ये जो हमारे वार्ड के जो पार्षद रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सही समय पर जो समस्या है उसको हल करने में थोड़ा सा नाकाम रहते हैं और इसका जो खामियाजा है वो जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो इसी व्यवस्था के लिए कि लगातार जो 24 घंटे की जो सफाई व्यवस्था है, क्योंकि शिमला एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे 24 घंटे लोग आते और जाते रहते हैं। एक राजधानी के साथ साथ एक ये
मशहूर पर्यटन स्थल है, जिसमें मतलब देश विदेश से पर्यटक लगातार पहुंचते हैं। रात को भी वो पहुंचते हैं, दिन को भी पहुंचते हैं। तो इसमें जो ये शहर है, इसको लगातार सफाई की व्यवस्था की जरूरत है। इसीलिए जो ये संस्था है, इसकी मदद ली जा रही है। और इनका कहना है कि हमने अभी से एक कॉल सेंटर है वो स्थापित कर रहे हैं, और कॉलिंग जो है इन्होंने शुरू कर दी है। लोगों को जो है जागरूक करेगी ये संस्था की आपकी तरफ से भी हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर शिमला को 65वें पायदान से अगर आपने टॉप 10 में लाना है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत की अभी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे टीना कि गार्बेज फ्री सिटी का जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक घोषित कर दिया गया है शहर, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा देखने को मिलता है क्या कि लोग अब खुले में कूड़ा ना फेंक रहे हों? अब फिलहाल तो मतलब काफी हद तक जो सुधार है वो आया है। गार्बेज फ्री हमने जो शिमला को जो घोषित किया है, काफी हद तक सुधार आया है। क्योंकि हाँ, इसमें ये रहता है जो पर्यटक बाहर से आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि कहाँ कूड़ा फेंकना है, क्योंकि पहले तो जगह जगह डंपर्स लगे होते थे। अभी जो है, क्योंकि शिमला में रोटेशन में सफाई होती है, इसलिए डंपर की व्यवस्था बहुत कम जगहों पर है। हालांकि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे डंपर की व्यवस्था की गई है। तो इस कारण से जो है जो हम गार्बेज फ्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि जगह जगह हमें पानी की जो बोतल, मिनरल वाटर्स की जो बॉटल्स खाली होती है, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं वो नजर आते थे। उससे थोड़ा सा राहत है शिमला में, क्योंकि वो पहाड़ियों के लिए, हमारे जो पहाड़ है उनके लिए एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी। इससे हमने पिछले कुछ सालों में निजात पाई है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हिमाचल से ब्यूरो प्रमुख हैं। तो जिस तरीके से अब शिमला नगर निगम की तरफ से लगातार ये पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो स्वच्छता अभियान में निचले पायदान पर गिरता चला जा रहा था शिमला, उसको उच्च पायदान पर लाने की कोशिश की जा रही है अब। तो ये शिमला नगर निगम की तरफ से ये पहल की जा रही है। आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर के नगर निगम ने एक नई पहल जारी की है। हीलिंग हिमालय संस्था अब जो है उसके सहयोग लेगा। हीलिंग हिमालय संस्था की तरफ से कॉल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। हीलिंग हिमालय सेंटर के संस्थापक ने जिस तरीके से बताया कि अभी से ही कॉल लोगों के पास जानी शुरू हो गई हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है स्वच्छता को लेकर के, उनके घर से कूड़े उठ रहे हैं, डोर टू डोर कूड़े उठाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी वो चुनौतियां क्या होंगी, उन मुद्दों को लेकर के अभी से कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया गया है। और नगर निगम अब इस संस्था का सहयोग ले रही है, और इस संस्था के सहारे नगर निगम अब एक बार फिर से शिमला को स्वच्छता के पायदान पर, उच्च पायदान पर लाने की कोशिश कर रहा है। टॉप 10 के अंदर शिमला को लाने की बात की जा रही है लगातार, क्योंकि गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है शिमला को। और ऐसे में जो सर्वेक्षण हुआ है स्वच्छता को लेकर के, उसमें शिमला के बेहद बुरी रैंकिंग आई है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता जताने वाली भी बात है। और नगर निगम उसी बात को लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए अब ठोस कदम उठा रही है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रहे पहाड़ों की रानी को एक बार फिर से उच्च पायदान पर लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे हम महाराष्ट्र का। दरअसल राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों और अन्य लोगों पर दर्ज प्रोटोकॉल उल्लंघन के सभी मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि गृह विभाग ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों, नागरिकों पर IPC 188 के तहत दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग की तरफ से प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मामले वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि कोरोना काल में प्रोटोकॉल उल्लंघन के तहत दर्ज मामलों की वजह से कई लोगों को विदेश यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है।
कोरोना काल में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन घोषित किया गया था। कोरोना प्रतिबंधों का पालन करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए गए थे और इस दौरान लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस भी दर्ज किए जा रहे थे। हजारों लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अब सरकार मामले वापस लेगी तो उन्हें कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर लगाने से आज़ादी भी मिल जाएगी। उनके नाम से पुलिस कार्रवाई का टैग भी हट जाएगा। गृह मंत्री पाटिल ने कहा है कि गृह विभाग में निर्णय का सबसे अधिक फायदा विद्यार्थियों को होगा। जिन विद्यार्थियों पर कोरोना काल में मामले दर्ज हुए हैं उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने में दिक्कत हो रही है। पासपोर्ट एवं वीजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी स्पर्धा को लेकर भी दर्ज राजनीतिक मामले भी वापस लिए जाएंगे। इस संदर्भ में प्रत्येक जिले से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोविडच्या कालावधीमध्ये संचारबंदी किंवा जी काही बंदी घातली गेलेली होती आणि त्याच्यामध्ये जरूर काही नागरिक किंवा विद्यार्थी यांच्यावर काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत 188च्या अंतर्गत। तर हे सर्व गुन्हे पाठीमागे घेण्याच्या संदर्भामध्ये विभागाचा तत्वता निर्णय झालेला आहे। याच्या संदर्भात आम्ही मंत्रिमंडळाच्या समोर जाऊन हा प्रस्ताव मांडू आणि हे सगळे गुन्हे पाठीमागे कसे घेता येतील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात जाताना वगैरे बऱ्याच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, तो लागू नये याच्यासाठी हा आमचा प्रयत्न राहील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, सरकार की तरफ से ये जो फैसला उठाया जाएगा, ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो छात्रों को होगा। ये एक तो सराहनीय कदम उठाया जा रहा है मुझे लग रहा है, और 188 के तहत जो भी कोरोना काल में जो नियमों के उल्लंघन को लेकर के ये केस दर्ज किए गए थे उन केसों को वापस लेगी अब सरकार। देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने एक सराहनीय कदम उठाया है जिसमें कोरोना के दौरान तमाम जिन लोगों के ऊपर धारा 188 के तहत जो मामले दर्ज किए गए थे उन धाराओं में अब कहीं कहीं छूट देने की बात कही जा रही है, यानी वह मामले पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दौरान तमाम छात्र प्रभावित हुए। खासकर जब मुंबई पुलिस स्टेशन में वह जाते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जाकर तो उनके लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इन धाराओं से छूट मिलने के बाद कहीं कहीं उन्हें राहत मिलेगी और वह विदेश में पढ़ाई के दौरान अपनी विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज कहा गया है कि राजनीतिक तौर पर भी जो मामले दर्ज हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, वो मामले भी हटाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल के सामने पूरी बात रखने की बात कही जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सामने पूरी बात रखी जाएगी, उनमें सर्वसम्मति से पास किया जाएगा जिनमें सभी मुंबईकरों को फायदा होगा। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियों में कोरोना काल के दौरान आंदोलन किया, धरना आंदोलन किया है, इस दौरान भी कई लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। तो कहीं कहीं न सिर्फ छात्रों को बल्कि उन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जो 188 की धारा लगाई गई है उन्हें भी काफी फायदा होगा। इसका एक उद्देश्य देखा जा रहा है कि किस तरह से मुंबईकरों को अब जो है सरकार के समर्थन में लाया जाए, सरकार के लिए एक वोट बैंक बनाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है और हर मौके पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरती है, तो जिस तरह से मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद दिलीप वळसे पाटिल ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब जो है कहीं कहीं इस धारा के हटाने से छात्राओं को भी फायदा मिलेगा। तो कहीं कहीं यह राजनीतिक एक दबाव भी है और राजनीतिक फायदा भी देखा जा रहा है। नहीं सत्य प्रकाश, तो क्या ये छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर राजनीतिक में सियासी फायदे की, अपने सियासी फायदे की चिंता सता रही है महाविकास आघाड़ी सरकार को? बिल्कुल योगेश जी, देखिए जाए दोनों तरफ से देखा जाए तो छात्रों को फायदा तो है, राजनीतिक दलों को भी फायदा है, लेकिन इस दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार में तबे बाने कार्यकर्ताओं और तो मुंबईकरों को भी फायदा है, क्योंकि लगातार मुंबईकर यह मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान उनके ऊपर जो धारा 188 लगाई गई है, कोरोना प्रोटोकॉल की जो धारा लगाई गई है, कोरोना
क्या लॉकडाउन खत्म होते हुए खत्म हो जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार कई पार्टियां मांग भी की थी, इसी मांग के तहत इस तरह का निर्णय शायद लिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर इस निर्णय के बाद न सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार को फायदा होगा, बल्कि तमाम छात्रों को भी फायदा होगा जो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। बिल्कुल, इससे फैसले के बाद छात्र तो बेहद खुशी भी होंगे, और इसके साथ ही जो इन मामलों के अंतर्गत आ रहे होंगे, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिन लोगों पर मामले दर्ज हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुशी नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिल रही है सत्य प्रकाश, कि महाराष्ट्र में जब भी कोई फैसला सरकार लेती है, फैसला कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई कमी बता करके सामने खड़ी हो जाती है। तो क्या इस फैसले पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवाल लेकर के कोई ना कोई आएगी, या फिर इस फैसले का स्वागत करेगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल स्वागत करेगी, क्योंकि बीजेपी हालांकि विपक्ष में है, अपना रोल अदा करेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को भी इसमें फायदा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने कई जगहों पे बड़े आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए हैं, और पुलिस स्टेशनों में भी जाके धरना प्रदर्शन किया गया है। इस बीच बीजेपी के ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह की धाराएं जो लगाई गई है, तो जाहिर तौर पर अगर यह छूट मिलती है तो न सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार को, बल्कि बीजेपी को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको आसानी से हजम करने वाली है। बीजेपी इस पर जरूर कुछ न कुछ सवाल खड़े करेगी, क्योंकि हर मुद्दे को बीजेपी बड़ी गंभीरता से लेती है और महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरती रहती है। वही बात मैंने सत्य प्रकाश कही कि कोई भी मुद्दा हो, सरकार कोई भी मुद्दा लेकर के आए, कोई भी बात लेकर के आती है, तो उसके अगेंस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी ही हो जाती है, कोई ना कोई कमी निकाल देती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर इस मुद्दे को लेकर के कहा जाता है, आप बता रहे हैं खुद कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं पर ही मुकदमे, क्योंकि जाहिर तौर पर है विपक्ष में रहते हुए आंदोलन वही करेंगे, तो आंदोलन उन्होंने किया होगा, तो सबसे ज्यादा जो मुकदमे दर्ज हुए होंगे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थकों के ऊपर दर्ज हुए होंगे। छात्रों को तो फायदा हो ही रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी फायदा होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई उसके पास मौका बच रहा होगा विरोध करने के लिए। और अगर ऐसे में करती है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं खुद की पार्टी से उनका मोह भंग होता नजर आएगा, जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कोई मामूली बात तो है नहीं। बिल्कुल, देखिए, जब से ये मामले दर्ज किया गया कोरोना काल, पिछले 2 साल से लगातार कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन जाना होता है, हाजिरी लगानी होती है। लेकिन अगर यह मामला हटा दिया जाता है तो जाहिर तौर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उससे डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो वोट बैंक है वो भी कहीं कहीं जो प्रभावित हुआ वो भी पक्ष में जाएगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने ऐसे मौके पर यह फैसला लिया है जब मुंबई महानगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर तमाम मुंबईकरों को इसका फायदा भी होगा, और तमाम मुंबईकर इसको जो है वोट बैंक के नजरिए से भी देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने जिस तरह से उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार का वोट बैंक भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल, तो अब नजर ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात को लेकर के घेर सकती है कि दरअसल चुनाव के दरमियान ये फैसले लिए गए हैं, वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो मंत्रिमंडल की बैठक में हालांकि ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बात की जानकारी दी है। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।